नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि सोसाइटी में एक जो डिस्कशन चल रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने अपने लीडर्स जो हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की साइड रख रहे हैं और अपने अपने बयान दे रहे हैं। उसमें जो मेन पॉपुलर बयान अभी फेमस हो रहे हैं वो यही है कि जो पावर्स हैं, इलेक्शंस तो हो गए, जो चीफ मिनिस्टर साहब भी, उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए, उसके बावजूद भी ऐसा कहा जा रहा है तो पावरें तो फिर भी एलजी के पास है। सोसाइटी में ऐसी धारणा चल रही है, ऐसी बातें हो रही हैं। फ्रेंड्स, आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, हम टेक्निकल पॉइंट से समझेंगे आखिर ऐसा लोगों के द्वारा ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ऐसा होता है तो क्यों होता है, इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, सेंटर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक नोटिस जारी होता है, जिस नोटिस में हमने देखा कि जो हमारे एलजी साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं हमारे, उनकी पावर्स को बढ़ा दिया जाता है। आपने इस पे भी काफी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोटेस्ट देखे होंगे, काफी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बयान सुने होंगे कि ये गलत हो गया है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लेकिन हम इसको पॉलिटिकल पॉइंट व्यू से ना समझते हुए इसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस इस रियल सेंस में समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट से समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और ऐसा होने से जेएंडके के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा या फायदा होगा। इस पे आप लोगों ने सोचना है, समझना है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हो। आप यू आर फ्री टू गिव एनी सजेशन ऑन द कमेंट बॉक्स, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस होल कंसेप्ट दैट व्हाई दिस हैपेंड। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि 3 महीने पहले जो नोटिस आया, एलजी साहब की पावर्स को बढ़ा दिया गया। अब जो एलजी साहब की पावर को बढ़ाया गया, पहले तो इस चीज को समझो कि ये किस तरह से बढ़ाया गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारी स्टेट में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कहा गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कहा गया। फ्रेंड्स, ये एक्ट जो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में लागू हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन थी एक, जो सेक्शंस है, सेक्शन 55। फ्रेंड्स, ध्यान से समझो कि जो पावर्स को बढ़ाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से, वो इसी सेक्शंस के तहत, इसी अंडर दिस सेक्शन जो है बढ़ाया गया। इस सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया दोस्तों, अमेंड की गई। इस सेक्शन में अमेंड किया गया जिसके तहत जो पावर्स थी वो एलजी साहब को दे दी गई। तभी ऐसा लोगों में जो कंफ्यूजन प्लस लोगों में डिस्कशन चल रही है, वो दिस इज ड्यू टू सेक्शन 55। जब 55 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की सेक्शन 55 को अमेंड किया गया, तो उसके बाद जो एलजी साहब की पावर जो है बढ़ गई। अब जो पावर्स बढ़ी है फ्रेंड्स, उसमें आपने देखना है कि ये किस फील्ड में बढ़ी है और किस तरह से बढ़ी है, ये आपने देखना है। पहले तो फ्रेंड्स आप समझो कि जो इसमें पावर्स को बढ़ाया गया, जो कंप्लीटली जो पावर बढ़ी है वो इस तरह से बढ़ी गई कि जो पहला जो डिपार्टमेंट पे अफेक्ट आया वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। Friends, finance department concerning the police, concerning the public order, concerning the AIS means All India Service, and some other issue concerning with this finance department. तो इन सब में जो है मैक्सिमम पावर जो है वो एलजी साहब के पास चली गई। इन जो डिपार्टमेंट्स में कोई भी काम होगा वो एलजी साहब की परमिशन के बिना नहीं होगा। एलजी साहब की परमिशन होगी तो इन डिपार्टमेंट्स में काम किया जाएगा, कंसर्निंग द पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस
और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट जो है, उस कंसर्निंग में भी एलजी साहब के पास पावर चली गई। फ्रेंड्स, जब ये पावर इसके डिपार्टमेंट में चली गई, नंबर सेकंड जो है अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। आप देखते हो एडवोकेट जनरल, जो स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कोर्ट में, वो एडवोकेट, जो अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल होगा या किसी और लॉ ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करना होगा, वो भी मैक्सिमम पावर जो किनके पास चलेगी, एलजी साहब के पास कर चली गई। ये सब फ्रेंड्स हो रहा है अमेंडमेंट की गई जो सेक्शन 55 को। अब इसमें हम अगर सिंपल देखें, अब लोग कह रहे हैं कि ये इसमें चेंज कर दिया गया तो क्या हुआ होगा। तो फ्रेंड्स सिंपल अगर समझो, जो गवर्नर स्टेट में, अब सेकंड स्टेप में आ जाओ, गवर्नर एंड एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये दोनों जो है, दोनों ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये पोजीशन है, लेकिन इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब मीन सेंटर। अब प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, लेकिन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि अंडर आर्टिकल एक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट जो है वर्क करता है विद द एड एंड एडवाइस फ्रॉम द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो कैबिनेट होती है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो एड एंड एडवाइस करती है प्रेसिडेंट साहब को अंडर आर्टिकल 74। सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस कि जो है सेंटर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया, मींस सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा। अब जब एलजी साहब को जो है सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो इट सिंपली शो कि जो कंट्रोल होगा वो सेंटर के द्वारा ही किया जाएगा, सेंटर के द्वारा ही रूल किए जाएंगे। अब फ्रेंड्स इस चीज को और टेक्निकल पॉइंट से समझो कि लेट्स सपोज कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको किसी मैनेजर ने वहां पे अपॉइंट किया, किसी बंदे ने आपको अपॉइंट किया। अब आपको 10 दिन के बाद, महीने के बाद वो उस कंपनी से निकाल दिया जाता है विदाउट बीइंग हर्ड यू, आपको बिना सुने, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक इसी तरह से जो ये प्रेसिडेंट साहब हैं, ये गवर्नर साहब एलजी साहब को अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो इनका टेन्योर होता है, जो 5 ईयर तो होता है, नो डाउट कि 5 ईयर टेन्योर है इनका, बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये अपॉइंट करते हैं और रिमूवल होती है इनका जो मेन सब कुछ अपॉइंटमेंट, जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स होती है, वो सब कुछ होता है विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मींस कि प्रेसिडेंट की प्लेजर के सहमति के साथ होता है, प्रेसिडेंट साहब के, जो प्रेसिडेंट चाहेंगे वही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कि जब दिल करेगा अपॉइंट कर सकते हैं, जब दिल करे उनको रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब को कोई आंसर नहीं देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई इनको आंसर नहीं बताना है, गवर्नर साहब या एलजी साहब। अगर इस तरह से फ्रेंड्स अगर आए, तो टेक्निकली मैं उन्हीं की बात मानूंगा, एलजी साहब उन्हीं की बात मानेंगे जिनके द्वारा उनको अपॉइंट किया गया है। इट इज क्लियर। सो यू मस्ट नो कि अगर जिनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, वो काम भी उन्हीं की डायरेक्शन पे करेंगे। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश की, इस स्ट्रक्चर की वजह से डिस्प्यूट आएगा फ्रेंड्स। अब आपको लगेगा कि ये स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा कभी किसी और यूनियन टेरिटरी में हो रहा है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सेम, जब अमेंडमेंट लाया गया 55 में, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम दिल्ली की तरह हो गया। जो दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, वही सेम जो है जम्मू एंड कश्मीर में, एक आप कह सकते हो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जो है सेम कर दिया गया दिल्ली की तरह। अब जब दिल्ली की तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आ गया, तो आपने ऐसा न्यूज में या कहीं और भी देखा होगा कि इस जगह पे सीएम साहब की और एलजी साहब का हमेशा टसल रहता है, हमेशा लड़ाई लगी रहती है, हमेशा डिस्प्यूट रहता है। कभी आपस में डिस्प्यूट लेके, ये आपने देखा होगा, आपस में लड़ाई होती है, नंबर फर्स्ट। नंबर 2, इनको कई बार कोर्ट में जाते हैं ये अपने इश्यूज को लेके, कि अगर एलजी साहब जो है सीएम की बात नहीं मानते हैं, लेट्स सपोज कोई फाइल हो किसी काम के लिए, तो अगर वो इनकी बात नहीं मानेंगे, तो वो अपनी बात को
मनवाने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं कि इस पॉइंट को गलत है। लेकिन इस पूरी कहानी का अगर फ्रेंड्स आप समझो तो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू भी डेमोक्रेसी, आप देखो हम वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी फ्रेंड्स, अगर डेमोक्रेसी को आप ब्रेक करके देखो, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन रूल, मीन्स रूल बाय द पीपल। देखो सिंपल डेमोक्रेसी का मीनिंग ही होता है, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन रूल, लोगों का रूल। अब लोगों का रूल कैसे होता है फ्रेंड्स डेमोक्रेसी में? थ्रू देयर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हम सभी ने अपने एमएलए से चुने, और उन एमएलए में अभी सीएम साहब, जो उमर साहब सीएम बने हमारे, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कल समझाया था कि वो स्टेटहुड के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी ये सब दिस इज द रीजन कि वो स्टेटहुड के लिए ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारा डिस्प्यूट ना आए। अगर स्टेट मिल जाएगा तो फिर डिस्प्यूट नहीं आएगा, क्योंकि एलजी नहीं रहेंगे यहाँ पे। फिर स्टेट में एलजी साहब नहीं होते, स्टेट में गवर्नर होते हैं, वो भी आएंगे। लेकिन गवर्नर के साथ कभी भी आपने ऐसा डिस्प्यूट नहीं सुना होगा। तो फ्रेंड्स मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको अपने ढंग से फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि हमने जो है, हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमने डिफाइन किया है वेलफेयर स्टेट को। हम देखते हैं कि वेलफेयर स्टेट हमारा मोटिव होता है किसमें? डीपीएस में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें हमने देखा कि स्टेट को जो है, हमने अपने नेशन को जो है एक वेलफेयर स्टेट की तरह बनाना है। वेलफेयर स्टेट होगी जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी जो है मेन देखा जाएगा, कि लोगों को जस्टिस भी मिलना चाहिए, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी। ये तब होगा जब जो है सीएम साहब का और एलजी साहब का आपस में डिस्प्यूट ना हो, आपस में टसल ना हो। फ्रेंड्स अगर आपस में टसल रहेगा कि जो इन्होंने टाइम लोगों की वेलफेयर के लिए करना है, लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए करना है, ये अपना टाइम आपस में टसल के में निकाल देंगे, और जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करने होते हैं वो काम गवर्नमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगी जब टसल रहेगी, लड़ाई रहेगी सीएम साहब और एलजी साहब। तो फ्रेंड्स अब आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट भी अपने कई सारे इशू बताती है कि हमने एलजीस को पावर दिया गया, वो इसलिए दिया गया कि हम सोचते हैं कि जो सिक्योरिटी इशू है, हमारा जो जेएंडके में सिक्योरिटी इशू है वो जो है वो ठीक नहीं है, हम सिक्योरिटी इशू के सिक्योरिटी कंसर्न से जो है एलजी साहब को पावर दे रहे हैं। तो मैं ये गवर्नमेंट के आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक सबमिशन करता हूं कि वहां पे अफसा एक्ट जो है सिक्योरिटी इशू के लिए, तो हमें पहले जेएंडके में अफसा एक्ट है, अफसा एक्ट है जनाब, आर्मी को स्पेशल पावर दे रखी है ऑलरेडी सिक्योरिटी के लिए। अगर आप सिक्योरिटी को डील करते हो तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ये सेंटर के अंडर है, सेंटर के कंट्रोल है अफसा एक्ट, जो कि आर्मी को स्पेशल पावर देता है टू डील विद दिस क्राइम, टू डील विद द मिलिटेंट्स एंड अदर कंसर्निंग इशू। तो अफसा एक्ट ऑलरेडी जेएंडके में है। तो इसलिए मेरी भी सबमिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप जो है एलजीस की पावर्स को कम कर दिया जाए, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारे उमर साहब स्टेटहुड के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के स्पेशली यूथ के लिए जो है वेलफेयर, यूथ के लिए कुछ अच्छे प्लान कुछ लाया जाए। जैसे अब जॉब का दिक्कत है, कई महीने हो गया, कई साल हो गया, कोई अच्छी रिक्रूटमेंट नहीं हो आ रही है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस सिलेक्शन की बात करो तो वहां पे 10+2 की लेक्चरर की मेरे पास फ्रेंड्स आए हुए थे, तो वो बात कर रहे थे, मेरे स्टूडेंट भी हैं उसमें, तो वो बात कर रहे थे कि 10+2 की काफी देर हो गया पोस्टें आए हुए, तो ये पोस्टें भी आ सके, ताकि हमारा यंगस्टर जो है, हमारे जम्मू कश्मीर का यंगस्टर जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब कर सके और अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर सके, ना कि ये डिस्प्यूट रहे और हम यंगस्टर, जो टोटल रेस्ट ऑफ द यंगस्टर है हमारे जम्मू कश्मीर के, वो सफर होते रहे हैं। उनकी सफरिंग को दूर करना है। बल्कि हमारी वेलफेयर स्टेट का मोटिव ये है कि हमने लोगों की, हमने यंगस्टर की जिंदगी को अच्छा बनाना है, कि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके, और जो यंगस्टर अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताएगा वो नेचुरली, ऑटोमेटिकली नेशंस को प्यार करेगा, और हमारा नेशन, पूरा भारत जो है वो आगे बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि हमें स्टेटहुड जो है वो जल्द से जल्द मिलेगी,
और हमारी जिंदगी, हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर यूथ का जो है जीवन अच्छा होगा इससे, और हमारी स्टेट में एक नई उमंग, नया उत्साह और डेवलपमेंट की तरफ, डेवलपमेंट तो चल रही है लेकिन हम और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि स्टेटहुड भी मिले, और जो मैंने ये टॉपिक समझाने की, आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ये भी आपको बड़े क्लियर तरीके से समझ आएगा फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।